तो क्या हाल है दोस्तों। तो अब मैं अपने चैनल पे लेके आने वाला हूँ मार्वल की लेटेस्ट टीवी सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को लेके, जिसमें मैं अपनी हर एक वीडियो में करीब 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अब फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है फॉगी, कैरन और मैट से, जो कि एक साथ चिल करने के लिए एक बार में जाते हैं और वहाँ ये काफी इंजॉय भी करते हैं। और इसी बार में इस वक्त मैट के एक पुराने इन्वेस्टिगेटर चेरी की रिटायरमेंट पार्टी भी चल रही होती है। और इन्हीं सब चीजों के बीच फॉगी के फोन पे एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो बार से बाहर निकलता है, जहां मैट उसकी बात सुन लेता है। दरअसल फॉगी ने अपने घर पे एक आदमी को छुपाया होता है और अब कोई उसे मारने वहां पहुंच गया है, जिसकी हालत को देख के मैट डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम में उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही वो उस बिल्डिंग तक पहुंचता है तो वहाँ मैट उस आदमी की आवाज सुनता है जो फॉगी से बात कर रहा होता है। और वो फॉगी से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया था क्योंकि उससे तुम्हारी लोकेशन जाननी थी। जहां फॉगी इस बात को तो नहीं समझ पाता, पर मैट इस बात को सुन के फौरन फॉगी को बचाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि इस जगह पे फॉगी की जान को खतरा था। पर मैट के वहां पहुंचने से पहले ही कोई फॉगी को शूट कर देता है, जो कि होता है पॉइंडेक्स्टर, जिसे बुल्सआई भी कहते हैं। और जब वो कैरन को मारने के लिए आगे आता है तभी वहाँ पे डेयरडेविल पहुंच जाता है और वो पॉइंडेक्स्टर यानी बुल्सआई से लड़ने लगता है, जहां ये दोनों एक दूसरे से खूब लड़ते हैं और एक दूसरे को काफी घायल कर देते हैं और लड़ते लड़ते छत पर पहुंच जाते हैं। और वहीं नीचे आखिरकार फॉगी अपना दम तोड़ ही देता है, जिस बात से गुस्सा हो करके डेयरडेविल यानी कि मैट पॉइंडेक्स्टर को उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। पर यहाँ पे वो मरता नहीं है। इसके अलावा जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तो मैट का इन्वेस्टिगेटर चेरी भी छत पे आ जाता है, जो कि मैट की असलियत को जान जाता है कि मैट ही डेयरडेविल है। जिसके बाद हम डेयरडेविल के मास्क को उस बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए देखते हैं। और फिर कहानी पहुंचती है 1 साल आगे, जहां मैट अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहा होता है और फॉगी की कमी भी उसे खल रही होती है। और आज कोर्ट में फॉगी के केस की आखिरी सुनवाई होती है, जिसके लिए मैट कोर्ट जा रहा है। वहीं हम इस सीरीज के मेन विलन विल्सन फिस्क को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह कहीं निकलने की तैयारी में है। और फिस्क निकल के पहुंचता है सीधा अपनी वाइफ के पास और उससे कहता है कि मुझे 25,000 सिग्नेचर मिल चुके हैं और अब मैं तैयार हूँ। अब ये किस चीज के लिए तैयार है हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वहीं मैट अदालत पहुंच जाता है और अपनी गवाही देता है और पॉइंडेक्स्टर के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता है, जिस पर अदालत पॉइंडेक्स्टर को उसके हर एक कत्ल यानी करीब 11 कत्लों के लिए 11 अलग अलग उम्र कैद की सजा सुनाती है। जिसके बाद हम मैट और कैरन को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैट ने डेयरडेविल बनना कब से छोड़ दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कैरन भी न्यूयॉर्क छोड़ करके जा रही है, जहाँ मैट उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। जिसके बाद सीन रात के समय में शिफ्ट होता है, जहां मैट म्यूजिक सुनते हुए अपने घर पे खाना बना रहा होता है। पर तभी उसके कानों में विल्सन फिस्क की आवाज जाती है, जिसे सुनने के लिए मैट म्यूजिक को बंद कर देता है। जहां फिस्क टीवी पे बोल रहा होता है कि शहर की जो भी बुरे हाल हैं वो सब विजिलेंटीज की वजह से हैं, यानी वो शहर में बढ़ती बुराइयों का जिम्मेदार विजिलेंटीज को मानता है। और आखिर में वो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए अपनी दावेदारी भी पेश करता है। और इस जगह पे साफ था कि अगर फिस्क जीता तो विजिलेंटीज के लिए काफी मुसीबत होने वाली है। जहां अगले दिन फिस्क अपने स्टाफ वालों से बात करता है, जो उसे बताते हैं कि वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, लोग उसके मीम शेयर कर रहे हैं और उसका नारा फिस्क करेगा फिक्स ये तो बहुत ही सुपर हिट जा रहा है। खैर, नारे तो हम लोगों ने भी अच्छे खासे सुन रखे हैं यहाँ। और गाइस, यहाँ आपका कौन सा फेवरेट नारा रहा है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। उधर मैट अपने ऑफिस में होता है, जहाँ मैट की पार्टनर प्रेस्टन उसे एक क्लाइंट डॉक्टर हैदर के पास भेजती है। और जब मैट वहाँ जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो हर तरफ फिस्क की ही बात हो रही होती है, यानी चाहे लोग आपस में बात कर रहे हो, वो टीवी हो, अखबार हो या कुछ भी, हर जगह फिस्क ही छाया हुआ होता है। जिसके बाद मैट डॉक्टर हैदर से मिलता है और जब मैट हैदर से पूछता है कि बताइए आपको किस मामले में कानूनी मदद की जरूरत है, तो हैदर कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो यहाँ आपकी थेरेपी के लिए बुलाया गया था, आपको थेरेपी चाहिए थी ना। जिसके बाद इन्हें समझ में आता है कि इनकी दोस्त प्रेस्टन ने इनके साथ गेम कर दिया है और इन दोनों को धोखे से मिलवाया है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। जिसके बाद मैट सीधा प्रेस्टन के पास पहुंचता है
और उससे कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, जिस पर प्रिस्टन कहती है कि यार मैंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुम दोनों को ही लाइफ में थोड़ा सा इलू इलू चाहिए। और उसके बाद प्रिस्टन मैट से कहती है कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेटर चेरी आया है, जिसके बाद मैट उससे मिलता है और हमें पता चलता है कि मैट ने यहाँ पे चेरी को फिस्क के पीछे लगाया हुआ था, जो कि मैट को बताता है कि फिस्क के किसी भी खाते में कोई भी गड़बड़ नहीं है और उसे फिस्क के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। वहीं वो ये भी बताता है कि शहर के आधे पुलिस वाले फिस्क से नफरत करते हैं और बाकी आधे उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। जिसके बाद रात के समय में हमें फिस्क की एक डिबेट देखने को मिलती है, जहां फिस्क फिर से विजिलेंटीज को बुरा भला कहता है और उन्हें खत्म करने की बात करता है, और ये सब मैट भी अपने टीवी पे सुन रहा होता है। जिसके बाद न्यूयॉर्क के दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने खड़े होते हैं, यानी फिस्क और मैट। ये दोनों एक दूसरे से एक कैफे में कॉफी पीते पीते बातें करते हैं, जहां ये दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में पूछते हैं और थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते हैं। पर जो भी हो, आखिर में ये दोनों हैं तो जानी दुश्मन, तो आखिर में ये एक दूसरे को बंद लफ्जों में धमकी देकर निकल जाते हैं कि कुछ भी हो कि कोई भी अपनी हद के बाहर नहीं जाएगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मेयर के चुनाव में फिस्क सबसे आगे है, और जब मैट और हैदर डिनर से लौट रहे होते हैं तभी मैट को फिस्क के जीतने की खबर मिल जाती है कि फिस्क अब जीत चुका है और वो न्यूयॉर्क का एक नया मेयर होगा। और इसी जगह पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और एपिसोड 2 की शुरुआत भी विल्सन फिस्क के साथ होती है, जो टीवी पे आकर के लोगों को अपना भाषण देता है और यहाँ भी वो विजिलेंटीज को ही खत्म करने की बात करता है। अब फिस्क विजिलेंटीज से इतनी नफरत क्यों करता है ये तो हम सभी जानते हैं। जिसके बाद सीन एक रेल सबवे में शिफ्ट होता है, जहाँ दो आदमी एक लड़के को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। वहीं उस सबवे से एक और आदमी गुजर रहा होता है, जो ये सब देखकर उस आदमी की मदद करने जाता है, पर वो दोनों आदमी इस पर ही हमला कर देते हैं और जिस लड़के को ये लोग पहले पीट रहे होते हैं वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर इन तीनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि इन दो में से एक आदमी फिसलकर ट्रेन की पटरी पे चला जाता है और उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन के चपेट में आकर मारा जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये पुलिस वाले थे और ये इस आदमी को एक पुलिस वाले को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये लोग जिस आदमी को मार रहे थे वो कौन था वो तो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद मैट इस आदमी का केस लेता है, जिसका नाम होता है हेक्टर अयाला। तो मैट जाकर के उससे मिलता है और पूरी बात पूछता है, जिसके बाद हेक्टर उसे सब कुछ बताता है। वहीं हमें फिस्क को दिखाया जाता है, जो कि रोड जाम में फंसा होता है और उसे पता चलता है कि इस जाम की वजह सड़क के बीचों बीच बना एक बड़ा गड्ढा है, और वो तुरंत अपनी कार से बाहर उतर करके वहाँ पे काम कर रहे वर्कर्स से बात करता है, जो कि उसे बताते हैं कि अभी तक की अप्रूवल नहीं मिला है इस गड्ढे को भरने के लिए। तो फिस्क कहता है कि चलो मैंने अभी तुम्हें अप्रूवल दिया, अब इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरो। वहीं लोग फिस्क के इस काम का वीडियो बना लेते हैं, जिससे कि फिस्क की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, नया नेता तो सड़क पे उतर के काम करता ही है। वहीं मैट अपने इन्वेस्टिगेटर चेरी से इस मामले की छानबीन करवाता है, जहां उसे दो अलग कहानियां मिलती हैं, यानी कि एक पुलिस वालों की कहानी जिसमें हेक्टर ने सीधा पुलिस वालों पे हमला किया, वहीं दूसरी हेक्टर की कहानी जिसमें वो पुलिस वाले एक दूसरे लड़के को मार रहे होते हैं। जिसके बाद हेक्टर की बेल की सुनवाई होती है, जहां अदालत 1 मिनट के अंदर ही उसकी बेल की अर्जी को नामंजूर कर देती है। उधर फिस्क से मिलने एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट पहुंचती है और यहाँ फिस्क उसके काम की जमकर तारीफ करता है, खास तौर पे जिस तरह से उसने फिस्क के एजेंडे को आगे बढ़ाया उसकी। जहाँ वो पत्रकार फिस्क को बताती है कि कमिश्नर रिजाइन करने वाला है और अगर उसने रिजाइन कर दिया तो उसके पीछे कई सारे पुलिस वाले जाएंगे, जो कि फिस्क के लिए भी सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हैदर की बुक्स एग्जीबिशन चल रही होती है, जहां कई लोग उसके ऑटोग्राफ लेते हैं। वहीं उसके पास ये आदमी भी आता है जो उससे मदद मांगता है, जिसके लिए हैदर छट से मान जाती है और इसी जगह फिस्क का आदमी भी आता है। वहीं फिस्क कमिश्नर से मिलने जाता है, जो कि उस मरे हुए पुलिस वाले के फ्यूनरल में गया होता है, जहाँ कमिश्नर फिस्क से सीधे मुँह बात करना तो छोड़ो, उसे खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। वहीं चेरी और प्रिस्टन हेक्टर के घर उसकी वाइफ से बात करने पहुंच जाते हैं और चेरी हेक्टर की वाइफ से कहता है कि क्या उसे हेक्टर का सूट मिल सकता है उसकी कोर्ट रूम में पहनने के लिए। जिस पर जब वो सूट देने के लिए उठती है तो चेरी कहता है कि वो खुद ढूंढ लेगा। जिसके बाद प्रिस्टन हेक्टर की वाइफ से बात करती है और चेरी सूट लेने अंदर जाता है, और ये तो बस बहाना होता है। दरअसल चेरी इस जगह छानबीन करने आया है और यहाँ उसे कुछ ऐसा मिलता है, जिसके बाद वो तुरंत मैट को फोन लगाता है
जो कि हेदर के साथ होता है। जिसके बाद मैट सीधा हेक्टर के पास पहुंचता है और उसे व्हाइट टाइगर की वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि क्या तुम व्हाइट टाइगर हो, जिसे लेकर मैट हेक्टर पे काफी नाराज होता है। जिसके बाद हेक्टर बताता है कि शहर खतरे में है, कई लोग रोज गायब हो रहे हैं और ये सब ना होता अगर शहर के अंदर डेडेविल होता। पर आखिर में हेक्टर अपनी गलती मान लेता है कि उसे मैट को अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए था। वहीं फिस्क से मिलने कमिश्नर आता है और अपना रेजिग्नेशन देकर वहां से जाने लगता है। पर फिस्क उसे एक फोटो दिखा करके ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से कमिश्नर मान जाता है। उधर मैट इस केस के जज से मिलता है और हेक्टर के विजिलेंटी होने को अदालत में सबूत की तरह ना पेश करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जूरी बिना कुछ सुने ही उसे मुजरिम मान लेगी। और यहाँ पे पुलिस की साइड का भी वकील होता है, जो कि कहता है कि ये बात किसी सबूत से कम नहीं कि हेक्टर वहाँ अपने खून खराबे वाली गंदी आदत से मजबूर होकर गया था और उसने उन पुलिस वालों में से एक की जान ले ली। जहां मैट कहता है कि जूरी उस रात के अफसोसनाक हादसे को ध्यान में रखेगी और इस केस की सुनवाई मेरे क्लाइंट के कपड़ों को देखकर नहीं, बल्कि उस रात उस सबवे में जो हुआ उसकी बुनियाद पे होगी, जिस पर वो जज मान जाता है। जिसके बाद मैट चेरी से मिलता है और उससे उस गवाह के बारे में पूछता है, तो चेरी कहता है कि कहीं भी कोई भी गवाह नहीं मिला अभी तक की, और जब तक कि वो मिल नहीं जाता ये लोग हेक्टर को बेकसूर साबित नहीं कर सकते। जिसके बाद मैट पुलिस वालों की बात सुनना शुरू करता है और उसमें से एक पुलिस वाले का पीछा करता है और आखिरकार इन्हें उस आदमी का पता मिल ही जाता है, जिसे पुलिस वाले मारने के लिए निकलने जा रहे होते हैं। पर उन पुलिस वालों से पहले वहां उस आदमी के पास मैट पहुंच जाता है और उस आदमी को वहां से भगा देता है। और वहीं जब वहां पे पुलिस वाले आते हैं तो वहां पे सिर्फ मैट होता है, जिसे देख के वो पुलिस वाले मैट को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। और जब वो उसे जान से मारने वाले होते हैं तो मजबूरी में मैट को उनसे लड़ना पड़ता है, जिस लड़ाई में वो पुलिस वाले काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और कहीं न कहीं मैट का विजिलेंटी भी उस पे यहाँ पे हावी होते हुए दिखाई देता है। और इसी जगह पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब क्या ये गवाह अदालत तक पहुँचेगा और क्या हेक्टर को बेल या फिर रिहाई मिलेगी, वो हमें अगली वीडियो में पता चलेगा। तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।